बिटिया को लिटाते हुए अंजलि भाभी ने मुझसे पूछा। मैं कुछ जवाब देती उससे पहले ही माँ मुंह बिचकाती हुई बोल पड़ी। पायल भी कोई नाम हुआ? इससे तो अच्छा बिंदिया माला रख लो। पैर में पहनने की चीज का क्या नाम रखना? पैर में पहनने से क्या होता है? पायल की झनकार कितनी प्यारी होती है। नाम लेने में रुनझुन की आवाज कानों में गूंजने लगती है। भाभी और माँ में हमेशा ऐसी ही कितनी ही बातों पर नोक-झोंक हो जाया करती थी। मैं तटस्थ भाव से देख रही थी। ना भाभी के पक्ष में कह सकती थी, ना माँ के पक्ष में। माँ का पक्ष लेती तो भाभी को बुरा लगता, भाभी का पक्ष लेती तो माँ कहती, लो अपने ही पेट की जाई पराई हो गई। ऐसे भाभी और माँ में बहुत स्नेह था, पर कभी कभी किसी बात पर मतभेद हो जाता तो फिर एकमत होना मुश्किल हो जाता। भैया आयु में मुझसे बड़े थे, पर मेरा विवाह उनसे पहले हो गया था। मेरे पति की नौकरी उसी शहर में थी, इसलिए मैं अक्सर माँ से मिलने आती रहती थी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात जब भाभी के पैर भारी होने के आभास माँ को हुआ, तो उस प्रसन्नता में ना जाने कितने नाम उन्होंने अपने पोते पोती की सोच डाले। बिटिया होते ही माँ ने अपने सोचे हुए नामों की पूरी सूची ही सुना डाली। लक्ष्मी, सरस्वती, सीता जैसी देवियों के नाम के सामने माँ को काजल, कोयल, पायल जैसे नाम बिल्कुल बेतुके और सारहीन लगते। आधुनिक सभ्यता में पली बढ़ी भाभी को माँ का रखा कोई भी नाम पसंद नहीं आया। उन्हें पायल पसंद था, सो वही रखा, पर माँ भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कभी अपनी जुबान से पायल नहीं पुकारा और बिटिया को रुनझुन कहने लगी। रुनझुन क्या हो गई थी? माँ को जीने का सहारा मिल गया था। हरदम उसे सीने से लगाए रखती। जब कुछ चलने लायक हुई तो माँ भाभी से बोली, नाम तो इसका पायल रख लिया है, अब पैरों में भी पायल लाकर डाल दो ना। और फिर एक दिन स्वयं माँ ही छोटे छोटे घुंघरुओं की पायल लाकर उसके पैरों में पहना दी। घर का कोना छम छम की आवाज से गूंजने लगा। भाभी और माँ उसकी बलैयां लेते नहीं थकती। उसके गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही प्यारी लगती थी। खुश रहना उसका स्वभाव था। उसकी खिलखिलाती हंसी को देखकर सब खुश हो उठते। पायल के साथ माँ भी जैसे बच्चा बन गई थी। कभी उसके साथ लुका छिपी खेलती, कभी अक्कड़ बक्कड़। उसकी तोतली बोली सुनकर वे निहाल हो जाती। फिर एक दिन माँ को एक बीमारी ने आ पकड़ा। भाभी ने लाख सेवा की। भैया ने डॉक्टरों को दिखाने में कोई कमी नहीं की, पर उन्हें जाना था सो चली गई। रुनझुन कुछ दिन बहुत उदास रही, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। भाभी को फिर बच्चा होने वाला था। नए भाई बहन के आने का एहसास से पायल बहुत खुश थी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था, पर वो दिन कितना दुखद दिन होगा किसी को पता नहीं था। भाभी डिलीवरी के समय अस्पताल में भर्ती तो हुई, मगर अस्पताल से वापस नहीं आ पाई। केस बिगड़ गया था। डॉक्टर ना बच्चे को बचा पाया और ना ही भाभी को। 5 साल की उस अबोध बच्ची को मैं अपने पास ले आई थी। उसके पैरों में बंधी पायल जो भाभी मरने से कुछ दिनों पहले ही लाई थी, उसकी रुनझुन में मैं कभी माँ को और कभी अंजलि भाभी को ढूंढने की कोशिश करने लगती। भाभी की पायल और माँ की रुनझुन को मैंने स्नेह और प्यार की डोर में इस कदर बांध लिया था कि वह एक हद तक उन्हें भूल गई थी। मगर भैया को देखकर दिल में टीस सी उठती। भाभी के साथ जीने की उम्र में अकेले जो रह गए थे, 2 साल में 2 सदमे सहे थे, इसलिए टूट से गए थे। काफी समय से मेरे पति का विदेश जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। अब सरकार की ओर से उन्हें 5 साल के लिए कनाडा भेजा जा रहा था। मैंने भैया से पायल को भी अपने साथ ले जाने की स्वीकृति चाही, तब वे इतना ही कह पाए थे,
पायल अंजलि की आखिरी निशानी है, इतनी दूर चली जाएगी तो इसे देखे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। उनके दिल का दर्द इन चंद शब्दों में सिमट कर आ गया था। फिर मैं पायल को ले जाने की जिद नहीं कर पाई थी। 5 साल हम कनाडा में रहे। इस बीच भैया के पत्र आते रहे। भैया ने दूसरा विवाह कर लिया था और पायल के 2 छोटे छोटे भाई भी हो गए थे। 5 साल बाद जब स्वदेश लौटने का समय आया तो मन में सबसे बड़ी इच्छा पायल को देखने की थी। वह गोल मटोल गुड़िया अब कैसी लगती होगी, उसे मेरी याद भी होगी या नहीं। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें रास्ते भर सोचती रही थी। मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले भैया के पास दिल्ली जाने का फैसला किया। भैया को आश्चर्य में डालने के लिए बिना सूचना के ही दिल्ली पहुंच गए। जुलाई की उमस भरी दोपहरी में दिल्ली तप रही थी। भैया के घर पहुंचकर द्वार पर दस्तक दी, जो शायद कूलर की आवाज में ही दबकर रह गई। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, हाथ से ठेलते ही खुल गया। रसोई घर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। सोचा भाभी वहीं होंगी, सो सीधी वहीं चली गई। एक दुबली पतली 11-12 साल की लड़की मैली सी फ्रॉक पहने नल के पास बैठी बर्तन धो रही थी। उसने मुझे अचानक देखकर जल्दी से हाथ धोकर खड़ी हो गई। हम लोगों को बैठक में बैठाकर उस कमरे की ओर बढ़ गई जहां कूलर चल रहा था। 5 मिनट बाद एक सुंदर सी औरत जिसके बाल कंधे तक कटे थे, सिल्क की साड़ी पहने, आंखों में अजनबीपन का भाव लिए हमारे सामने खड़ी थी। भैया घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे अपना परिचय स्वयं ही देना पड़ा। मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए पूछ लिया, भाभी पायल कहाँ है? वही तो आपको यहाँ बैठाकर गई है, उन्होंने कहा तो विश्वास नहीं हुआ। जो लड़की रसोई में बर्तन मांज रही थी वही पायल है। हाँ, आज काम वाली छुट्टी पर चली गई थी। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब पायल बर्तन मांजने लगी। नई भाभी ने मानो अपनी सफाई दी। जरा उसे बुलाइए तो। भाभी की एक आवाज पर गोदी में बबलू को लिए पायल भागती हुई आई। मैंने झट से उसकी गोद से बच्चे को लेकर पायल को अपने हृदय से लगा लिया। उसके नंगे पैरों में आज कोई पायल नहीं थी। उसके बचपन के ना जाने कितने चित्र मेरी आंखों के सामने थे। वह गोल मटोल बच्ची आज दुबली पतली शर्मीली सी मेरे सामने खड़ी थी। शाम होते होते भैया आ गए थे। मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी। फ्रॉक का पैकेट जब मैंने पायल की ओर बढ़ाया तो संकोच और खुशी के मिले जुले भाव उसकी आंखों में तैर आए। अगले दिन भाभी ने फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया था। पायल स्कूल से लौट आई थी। मैंने उससे अपनी लाई पिंक फ्रॉक पहनकर तैयार होने को कहा तो उसके सहमे चेहरे पर खुशी के अनगिनत फूल खिल उठे। अटैची में से साड़ी निकालते समय मेरा हाथ एक पैकेट से टकराया। बालों में लगाने की क्लिपें थी जो मैं पायल को देना भूल गई थी। उसी पैकेट को देने का ख्याल से मैं पायल के कमरे तक गई। अंदर शायद भाभी उससे कुछ कह रही थी। जो मैंने सुना उससे मेरे मन के एक कोने में झटका सा लगा। फिर मैं पैकेट लिए वापस अपने कमरे में आ गई थी। पायल से कहे भाभी के शब्द अब तक कान में गूंज रहे थे। चल उतार हुआ फ्रॉक और चुपचाप घर में बैठ। बुआ क्या आ गई, तेरा दिमाग ही आसमान पर चढ़ गया है। वह पूछे तो कह देना कि स्कूल का बहुत काम मिला है। बबलू सो रहा है, उठेगा तो दूध गर्म करके दे देना और खाना बनाकर रखना। राजकुमारी की तरह बैठे मत रहना। मेरा पिक्चर जाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था, पर अब मेरे द्वारा इनकार करने पर भाभी को बुरा लगेगा, यह सोचकर मैं तैयार हो गई। टैक्सी में बैठते समय पायल की ओर देखा था। उसकी आंखें डबडबा आई थी। फिर मैं भाभी से यही कह पाई
अकेली कैसे रहेगी यह? डर की कोई बात नहीं, आस पड़ोस में सब है ही, उन्होंने सपाट स्वर में कहा और टैक्सी आगे बढ़ गई। मैंने अनमने भाव से फिल्म देखी। मन कहीं पायल के आसपास ही मंडरा रहा था। घर पहुंचने पर पायल ने खाना मेज पर लगा दिया था। अरे खाना क्यों बना लिया? मैं आकर बना लेती, भाभी ने कहा तो मन उड़ गया। एक बार सोचा कह दूं, मैं सब सुन चुकी हूँ जो आप पायल से कह कर गई थी, पर रिश्ते में कटुता ना पैदा हो यह सोचकर बात को पी गई। एक हफ्ते भैया के पास रहकर यही समझ पाई थी कि नई भाभी का व्यवहार पायल के प्रति अच्छा नहीं है। मेरे सामने वे लाख दिखावा करने की कोशिश करती, पर कहीं ना कहीं चुप हो ही जाती। वास्तविक ममता और ममता का नाटक करने में अंतर होता ही है। हम लोग रोज ही कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, पर भाभी किसी न किसी बहाने से पायल को घर पर ही छोड़ जाती। तब बबलू को संभालने और खाना बनाने के काम से उन्हें छुट्टी मिल जाती। अपने इस स्वार्थ के कारण वे उस छोटी सी बालिका के मन में उठती किसी इच्छा को न समझ पाती, न समझना चाहती थी। 5 साल तक विदेश में रहते हुए मैंने जिस खिलखिलाती हंसी को सुनने के लिए तरसती रही थी, वह यहाँ आने के बाद भी नहीं सुन पाई। तो एक दिन बड़े प्यार से पूछ लिया, तू इतनी खामोश क्यों रहती है पायल? पायल तो बोलती है, बजती है। मेरी बात सुनते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी तैराया था। हर पायल कहाँ बोलती है बुआ, कुछ पायल ऐसी भी होती है जिनमें घुंघरू नहीं होते हैं। मैं भी वैसी ही बिना घुंघरू की पायल हूँ। आश्चर्य से एक पल मैं उसका चेहरा देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कह दी थी उस छोटी सी बच्ची ने। मुझे लगा जैसे घर के हर कोने से माँ चीख चीख कर कह रही हो, कहाँ है मेरी रुंझुन? उसकी पायल के घुंघरू कैसे टूट गए? उसकी आवाज क्यों नहीं आती अब? सहसा मेरे मन से आवाज निकली, तुम्हारी पायल रुंझुन जरूर बोलेगी। मैं उसकी पायल में घुंघरू जरूर टाकूंगी। शाम को भैया के आते ही मैंने बिना किसी भूमिका के कहा, आप तो जानते ही हैं भैया, पायल से मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत छोटी सी थी, तभी से अजीब सा लगाव हो गया है इससे। अब तो भैया आप अकेले नहीं रहे, बंटू बबलू है ही आपके पास। मैं पायल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं उसे जरूर भेज देता, लेकिन उसके बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? बंटू बबलू अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हारी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और तुम जानती ही हो दिल्ली जैसे शहर में नौकर भी कहाँ मिलते हैं। तुम्हारी भाभी उसे कभी ना जाने देगी। भैया ने जब ये कहा तो उनका जवाब एक हथौड़े की तरह मेरे कलेजे में लगा था। काश भैया पहले की तरह कह देते कि पायल अंजलि की आखिरी निशानी है, उसे कैसे आंखों से दूर कर दूं, तो मन खुशी से भर जाता। पर अब लगा जैसे माँ की रुंझुन अंजलि भाभी की पायल वास्तव में नई भाभी के पैरों की बिन घुंघरू की पायल बनकर रह गई है। उस रात फिर मैं सो नहीं पाई। पायल को इस तरह छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का अर्थ था इस घर से अपने मधुर संबंधों को समाप्त करना। कितना मजबूर हो जाता है इंसान। इसी सोच विचार में रात गुजर गई। सुबह नाश्ते की मेज पर एक दृढ़ निश्चय मन में संजोए हुए मैंने कहा, भाभी पायल भी शाम को मेरे साथ मुंबई जाएगी। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने भैया की ओर देखकर कहा, हो क्यों नहीं सकता? आखिर मेरा भी तो उस पर कुछ अधिकार है। मैंने कहा, अधिकार क्यों नहीं है दीदी? आपका जब मन करे आप उससे यहाँ मिलने आ सकते हैं। मैं उसके बिना कैसे रहूँगी? आखिर 5 साल में मुझे भी तो उससे ममता हो गई है। भाभी ने बनावटी ममता दिखाते हुए कहा, जिसे आप ममता कह रही हैं भाभी, वह सिर्फ आपका स्वार्थ है। जहाँ अपनत्व की भावना
ना हो वहाँ ममता कैसी है। इस आयु में जब बच्चे दिन दुनिया की चिंता से दूर अपने में मस्त खेलकूद में लगे रहते हैं, आपने पिंजरे की पंछी की तरह उसे कैद कर लिया है। वह ना अपनी इच्छा से उड़ सकती है ना बैठ सकती है, उसका एक भी क्षण अपना नहीं है। मेरे मन का ज्वालामुखी जैसे फूट पड़ा था। मुझे किसी भी रिश्ते का जैसे डर नहीं रह गया था। हम अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। क्रोध से भाभी का चेहरा तमतमा आया था। अधिकार है क्यों नहीं। मरने से पहले अंजलि भाभी पायल को मुझे सौंप गई थी। यदि वह यहाँ ठीक से रहती तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं था, पर वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अस्वस्थ हो गई है। जवाब दीजिए भैया, क्या यह वही पायल है जिसे 5 साल पहले मैं आपके पास छोड़ गई थी। हमेशा खिलखिलाने वाली पायल की हंसी कहाँ लुप्त हो गई। आपने कभी जानने की कोशिश की, करते भी कैसे। आपको दफ्तर और क्लब से फुर्सत मिले तब ना। भावावेश में मैं बोलती जा रही थी और भैया मौन सुन रहे थे। जवाब देने के लिए उनके पास था ही क्या। सुबह हुई इस खटपट से भाभी दिन भर खींची रही। मैंने पायल की 2-4 फ्रॉक अपनी अटैची में रख ली। शाम को भैया खामोश से स्टेशन तक मुझे व पायल को छोड़ने आए थे। इंजन की सीटी देने पर अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर उन्होंने पायल को थमा दिया। ट्रेन की खिड़की से झांककर मैंने देखा वे रुमाल से अपनी आंखों को पोंछ रहे थे। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। मैंने पायल के हाथ के पैकेट को खोलकर देखा। उसमें छोटे मोटे घुंघरुओं की पायल थी। मैंने उसी समय उसके पैरों में उसे बांध दिया। पायल खिड़की के बाहर देख रही थी। आज उसके चेहरे पर भय और घबराहट की कोई लकीर नहीं थी। जब भी कोई दृश्य उसे प्यारा लगता, वह खिलखिलाती हुई मेरा ध्यान उधर आकृष्ट करने की कोशिश करती। बीच बीच में उसकी पायल के घुंघरू बोल उठते तो मुझे लगता जैसे आज माँ की रुझान वापस लौट आई है। भले ही उसे वापस लाने के लिए नई भाभी से संबंध बिगाड़ने पड़े थे, पर मन में एक सुखद अनुभूति थी। आखिर एक बिना घुंघरू की पायल में घुंघरू जो टंग गए थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।